भारत की कहानी को असल में पानी की कहानी भी कहा जा सकता है। यहाँ की नदियाँ वो सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कभी-कभी टकराव की धाराएं भी बनाती हैं। ये देश की जीवन रेखाएं हैं, करोड़ों का पेट भरती हैं। पर यही नदियाँ राज्यों के बीच गहरे तनाव की वजह भी बन जाती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नदियां पहाड़ों को चीरकर अपने रास्ते बनाती हैं और मैदानों में जिंदगी भर देती हैं। ये सचमुच में भारत के भूदृश्य की आत्मा हैं। तो चलिए आज इन्हीं विशाल जल प्रणालियों के सफर को जरा और करीब से समझते हैं। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफर करने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि ये नदियां भारत की जीवन रेखाएं क्यों हैं। फिर हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीप की नदियों का फर्क जानेंगे। उसके बाद कुछ बड़ी नदियों की कहानी में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे यही पानी राज्यों के बीच सरहदें खींच देता है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की जीवन रेखाएं। और यहाँ सबसे पहले उस एक शब्द को समझना जरूरी है जो पूरे नदी तंत्र की बुनियाद है। ये सब शुरू होता है एक शब्द से, अपवाह या ड्रेनेज। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी इलाके का नदी तंत्र। इसे ऐसे समझिए जैसे पेड़ की हजारों जड़ें होती हैं, कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बनाती हैं और वो नदी आखिर में जाकर किसी बड़े समंदर में मिल जाती है। इसी पूरे सिस्टम को हम अपवाह कहते हैं। अब भारत की नदियों को ना मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है और इनका फर्क इनके जन्म की जगह से ही तय हो जाता है। चलिए देखते हैं ये दोनों परिवार एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग किरदार दिखते हैं। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो साल भर बहती हैं, मतलब कभी सूखती नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि पहाड़ों पर जमे ग्लेशियरों के पिघलने से भी मिलता है और इनका सफर भी बहुत लंबा और गहरा होता है। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। इसीलिए ये मौसमी होती हैं, गर्मियों में अक्सर सिकुड़ जाती हैं और इनका रास्ता भी छोटा होता है। अच्छा, अब जरा कुछ खास नदियों की अपनी कहानी में उतरते हैं, क्योंकि हर नदी की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग किरदार है। और जब नदियों की बात हो तो गंगा का जिक्र सबसे पहले आता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में इसका सफर शुरू होता है, जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की सभ्यता की धड़कन है। और यही नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। फिर आती है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो सरहदें नहीं मानती। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सांगपो नाम से निकलती है, भारत में घुसती है और बांग्लादेश पहुंचकर जमुना बन जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि ये अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी और गाद लाती है, जिस वजह से असम और बांग्लादेश में अक्सर विनाशकारी बाढ़ भी आती है। और सिंधु नदी को तो हम भूल ही नहीं सकते। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2900 किलोमीटर। ये बस एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि हम कितनी विशाल, कितनी बड़े नदी तंत्रों की बात कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लेकिन इन नदियों की कहानी सिर्फ पहाड़ों और मैदानों तक ही सीमित नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंसान इस तस्वीर में आता है, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है और जब इसे आपस में बांटने की बात आती है तो ये जीवन रेखाएं अक्सर युद्ध रेखाओं में बदल जाती हैं। तो जरा सोच कर देखिए, होता क्या है जब एक ही नदी पर कई राज्यों की खेती, उनके उद्योग और करोड़ों लोगों के पीने का पानी टिका हो। बस यहीं से शुरू होते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चर्चित उदाहरण है कावेरी जल विवाद। ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच लगभग 150 साल पुराना एक पेचीदा संघर्ष है। देखिए, ये विवाद कैसे वक्त के साथ और गहराता चला गया। इसकी जड़ें तो 1892 तक जाती हैं, जब अंग्रेजों का राज था। फिर 1974 में मामला तब बढ़ा जब कर्नाटक ने पानी का बहाव मोड़ना शुरू किया। आखिरकार 1990 में एक खास ट्रिब्यूनल बनाया गया और दशकों की सुनवाई के बाद 2018 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो आखिर में बंटवारा हुआ कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 284.75, तमिलनाडु को 404.25, केरल को 30 और पुडुचेरी को 7 टीएमसीएफ पानी का हिस्सा दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि पानी की एक एक बूंद के लिए कितना कुछ दांव पर लगा था।
और हाँ, कावेरी का मामला अकेला नहीं है। कृष्णा नदी को लेकर भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना के बीच विवाद चल रहा है। ये साफ दिखाता है कि पानी का बंटवारा भारत में एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है। तो सवाल उठता है कि भारत इन मुश्किल चुनौतियों से निपटता कैसे है? चलिए अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो पानी के बहाव को नियंत्रित करने और विवादों को सुलझाने के लिए अपनाए जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत 2 रास्ते अपनाता है। एक है इंजीनियरिंग का रास्ता, मतलब विशाल बांध और नहरें बनाना, और दूसरा है कानून का रास्ता, यानी विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए जटिल नियम और संस्थाएं। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भारत में बड़े बड़े बांधों की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध हो, उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध या फिर गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध। ये विशाल ढांचे पानी को सहेजते हैं, बिजली बनाते हैं और बाढ़ को भी रोकते हैं। और अगर कानूनी रास्ते की बात करें तो उसका एक तय प्रोसेस है। जब राज्य आपस में मामला नहीं सुलझा पाते तो कोई भी एक राज्य केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार फिर एक खास वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बनाती है। ये ट्रिब्यूनल पूरे मामले की गहराई से जांच करता है और अपना फैसला सुनाता है, और ये फैसला अंतिम माना जाता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरह। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन नदियों का और इन पर टिके हमारे भविष्य का क्या होगा? चलिए इसी सवाल के साथ आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। साल 2018 में कावेरी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात कही थी। कावेरी नदी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी नदी किसी एक राज्य की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि वो पूरे देश की धरोहर है। ये एक सोच है जो इन विवादों को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे पानी की मांग और बढ़ रही है, क्या हमारे राज्य इन साझा जीवन रेखाओं के लिए लड़ने की जगह मिलकर इन्हें सहेजने और बचाने का रास्ता खोज पाएंगे? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में भारत का जल भविष्य टिका हुआ है।